वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और इस वीडियो को हम दो पार्टों में बनाएंगे। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट रहेगा। दूसरे पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 51 तक हम देखेंगे और दूसरे में हम 52 से लेकर 100 तक हम उसमें प्रश्न देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी जो 9th की स्कॉलरशिप है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अवश्य वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रत्येक क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये 9th वाली स्कॉलरशिप है आपको 9th और 10th 2 सालों तक मिलती है और जो आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न को समझेंगे। कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप कमेंट में पूछेंगे। स्टूडेंट, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है? निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न के जब तक आप बहुत अच्छे से निर्देश नहीं पढ़ेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस प्रश्न में क्या करना है। और चूंकि ये तो 10 प्रश्नों के लिए निर्देश हैं तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने, चाहे 10 हो या एक प्रश्न के लिए हो, आपको निर्देश अच्छे से पढ़ लेने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह, ये वाला चिन्ह यहाँ पे दे रखा है, समानुपातिक चिन्ह के बाईं ओर के दो शब्दों, अक्षरों, अंकों व आकृतियों में कुछ संबंध है। इनमें कुछ संबंध है। वही संबंध समानुपातिक चिन्ह, ये जो बीच में चिन्ह है, इसके बाद के दाईं ओर के दो शब्दों, अक्षरों, अंकों व आकृतियों में भी है, जिनमें से एक लुप्त है। आपको ये लुप्त वाला बताना है। ये जो ABCD दे रखा है इनमें बताना है कि यहाँ पे इस जो प्रश्नवाचक है उसके स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, और उसमें आपको OMR में काला करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है BFG एक है, उसका जो संबंध है EIJ के साथ, तो वही संबंध RVW का किस से होगा। ठीक, तो पहले मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है B। अब B क्यों है ये देख लीजिए आप कि B इस प्रकार के हैं, ये ABCD वाले हैं, तो इनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि A = 1 और Z = 26। और कभी कभी ये उल्टा भी चलता है कि A = 26 और Z = 1। तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, इजोटी करके है जो फॉर्मूला है उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप B का E से क्या संबंध है, तो B में अगर हम +3 करेंगे तो E आ जाता है। F में भी हम +3 करेंगे तो I आ जाएगा। ठीक है, और उसे वैसे ही G में भी हम +3 करेंगे तो J आ जाएगा। ठीक है, तो वही संबंध क्या होगा, R में हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, R में +3 करेंगे तो U आ जाएगा, और V में +3 करेंगे तो Y आ जाएगा, और W में हम +3 करेंगे तो Z आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ +3 करके इसमें ये संबंध है, तो इसलिए B इसका राइट आंसर है। मैंने वैसे सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में इन सॉल्यूशनों को अवश्य नोट कर लें, प्रश्नों को भी नोट करें और जो सॉल्यूशन है उसको भी नोट करें। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपको जब आप छात्रवृत्ति की परीक्षा दे रहे हों तो यही प्रश्न आएगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे +3 का संबंध है तो आपके पास प्रश्न में +4 का संबंध आ जाए। ठीक है, या +5 का आ जाए, या +2 का आ जाए, या -4 का आ जाए, कुछ भी संभव है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपने पहला प्रश्न समझ लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है NATION यानी नेशन का जो संबंध ANITNO के साथ है, तो वही हंगरी का संबंध किससे होगा। तो मैं इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ। उसका राइट आंसर है A। अब कैसे है यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पे मैंने, अब आपको थोड़ा सा विजुअल हो रहा होगा कि नेशन को ANITNO में कैसे चेंज किया, तो N को और A का स्थान बदल दिया हमने। ठीक है, N के स्थान पे A कर दिया और A के स्थान पे N को ले आया। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन इसमें होगा। अगर यही रिलेशन हम हंगरी में लागू करें तो A राइट आंसर आएगा। अब आपको पूरा विजुअल हो रहा होगा, आप इसको भी नोट करें। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप अवश्य कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और प्रत्येक प्रश्न को आप अपनी कॉपी में लिखें।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम का जो संबंध नमक से है तो ऑक्सीजन का वही संबंध किससे होगा? तो देखिए नमक में क्या पाया जाता है? सोडियम। तो ऑक्सीजन किस में पाया जाता है? जल में। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 6-5 का जो रिलेशन 30 से है तो 4-4 का वही रिलेशन किससे होगा? तो 4-4 का वही रिलेशन ए से होगा, यानी 16 से होगा। अब 16 से कैसे आया? पहले इस वाले रिलेशन को हम समझ लेते हैं कि 65 का रिलेशन 30 से कैसे है। तो ये देखिए आप, 6 × 5 = 30, तो ये रिलेशन था। तो वही 4 × 4 = 16, तो ये रिलेशन आप इसको भी नोट करें। ठीक है, जो ये बता रखा मैंने इस लेसन को भी नोट करें, तो जब आप पेपर दे रहे हों तो आपके दिमाग में ये क्लिक होगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इसमें ये संबंध भी हो सकता है। ठीक है, आप पढ़ते क्वेश्चन को नोट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, इन दो चित्रों में क्या संबंध है और वही संबंध इसमें भी होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है 5 का राइट आंसर है डी। अब डी कैसे हुआ देख लेते हैं हम। अब इसमें इन दो चित्रों में आप देखिए जरा, इन दो चित्रों में भिन्नता क्या है? पहले जो स्थान ब्लैक ब्लैक थे, अब वो स्थान क्या हो गए? वाइट वाइट हो गए। आप इसमें देख सकते हैं कि पहले ये दो पंखुड़ियाँ ब्लैक थी, अब ये दो वाइट हो गई। यानी जो जो स्थान पहले इसमें ब्लैक था, अब वो इसमें वो सारा स्थान वाइट हो गया, और जो वाइट था वो ब्लैक हो गया। अब इसमें भी वैसे ही रिलेशन आएगा कि जो ब्लैक था वो वाइट हो जाएगा और जो वाइट था वो ब्लैक हो जाएगा। तो इसलिए डी इसका राइट आंसर है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, इन दोनों में क्या रिलेशन है? वही इसमें होगा। तो 6 का जो राइट आंसर है, आपने बिल्कुल सही समझ लिया। 6 का जो राइट आंसर है वो है ए। अब ए कैसे आया ये देख लीजिए आप, कि यहाँ पे इस साइड ये 2 हैं तो ये इस साइड चले गए। ठीक है, इस साइड 2 थे तो वो इस साइड आ गए, यानी ठीक अपोजिट में गई। पहले ये 2 चिन्ह ऊपर की ओर थे, अब ये 2 चिन्ह नीचे की ओर आ गए। तो ये इधर को पहले इस साइड को था तो अब ये इस साइड को हो जाएगा। पहले इसका मुंह ये इधर को था तो अब ये इधर को हो गया। ठीक है, ये जो डॉट था ये पहले मुंह की तरफ, माने इसको मुंह की तरफ चिपका हुआ था, और बाद में ये नीचे की तरफ, तो यहाँ ये नीचे की तरफ है तो इसको मुंह की तरफ हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले ये चित्र ऐसा था, फिर इस पर पहले एक एरो के निशान थे, फिर 2 हो गए। अब इसका क्या होगा? तो 7 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो ये क्यों है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो संबंध इन दोनों के बीच में, तो इसके बीच में क्या संबंध होगा? तो 8 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, जो प्रश्न समझ में नहीं आए आप कमेंट में पूछें, बेहिचक पूछें, आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बजाय इसमें कोई झेप नहीं होनी चाहिए, प्रश्नों को पूछने में झेप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप पूछें, मैं आपको आपके लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पहले ये ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, अब ऐसा था तो कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, पहले ये ऐसा था तो वो चतुर्भुज बन गया, और फिर वो नीचे की ओर चले गया, तो अब ये भी चतुर्भुज बन जाएंगे और नीचे की ओर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो 9 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। घन का जो संबंध वर्ग से है तो गोले का वही संबंध किससे होगा? वृत्त से होगा। घन आप समझते ना, ये तो वर्ग हो गया। ठीक है, घन, अब ये घन बन गया। ठीक है, ये घन बन गया, तो घन का बशर्ते अच्छा नहीं बने, आप कॉपी में अच्छे से बना लेंगे। तो घन का जो संबंध वर्ग से है, यानी पीछे का हटा दिया तो वो क्या हो गया? वो वर्ग बन गया। अब गोले का हम वही संबंध, अगर हम उसके जो पृष्ठभाग है या उसको हटा देंगे, बाकी भाग को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। तो ये आपने प्रश्न संख्या 1 जो निर्देश 1 दे रखा था उसके अंतर्गत आपके जो 10 प्रश्न थे आपने सारे समझ लिए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 से 20 देख लेते हैं। स्टूडेंट, आपने 10 क्वेश्चन देख लिए और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है, चैनल का अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 से लेकर
20 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। ये भी 10 क्वेश्चनों के लिए निर्देश हैं, तो आप इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित प्रश्नों, अंकों, अक्षरों, आकृतियों की श्रृंखला दी गई है। ये एक श्रृंखला दी गई है जो कि किसी तर्क पे आधारित है। किस पे आधारित है? ये तर्क पे आधारित है। उस तर्क को समझकर विकल्पों में लुप्त पद, ये जो लुप्त पद है इसको चुनिए। यानी ABCD में यहाँ पे क्या आएगा, इसको आपको चुनना है। तो हमारे पास जो श्रृंखला है वो क्या है? 3, 15, 35, 63, 99 और यहाँ पे क्या आएगा? तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 143। अब 143 कैसे आया? अब ये देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं कि 3 कैसा आया। तो 3 कैसा आया? 1 गुणा गया 3 बराबर 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 3। अब 15 कैसे आया? तो 15 देख लीजिए आप, 15 आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15। 3 गुणा गया 15, 3 गुणा गया 5 बराबर 15। ठीक है, ऐसे करके है। 35 कैसे आया? 35 कैसे आया? तो ये देखिए यहाँ पे भी 2 2 बढ़ रहे हैं और इस साइड भी 2 2 बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 हुआ, 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा और इस साइड भी 2 2 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो 7 पंजे 35, 5 7 जा 35। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 63 कैसे आया? अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ भी 2 2 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 बढ़ जाएंगे। 5 का हो जाएगा 7 और यहाँ पे 7 का हो जाएगा 9। अब आपने देख लिया 7 9 जा 63। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपका लेता हूँ। अब 99 कैसे आया? ठीक है, आपने देख लिया था कि प्रत्येक में 2 2 बढ़ रहे हैं, तो लास्ट में हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 9 देखा। तो 99 कैसा है? तो 7 का हो जाएगा 9 और 9 का हो जाएगा 11, तो आया 99। और अब लास्ट यहाँ पे मैंने आपको राइट आंसर बताया 143 होगा। तो 143 कैसे आएगा? अब ये देखिए 9 का हो जाएगा 11 और 11 का हो जाएगा 13। तो 11 गुणा गया 13 या 13 गुणा गया 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 143। तो इसके बीच में ये तर्क था। तो जो मैंने स्क्रीन पे आपको लिख के बताया, आप उसको भी नोट करेंगे, तभी जाकर आप इन प्रश्नों को समझ पाएंगे। ठीक है, आप इस श्रृंखला को नोट कीजिए और उसके बाद आंसर को नोट कीजिए। ये खंड आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ क्या करिए, ये जो श्रृंखला है इनको नोट कीजिए और जो मैंने आपको आंसर बताया है उसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए, वैसे मैंने यहाँ पे भी बता रखा है, ये सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ZUQ और उसके बाद यहाँ पे ये मिट गया लेकिन यहाँ पे N था, ये देखो यहाँ पे सही है, ZUQN और उसके बाद क्या? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे तो आप विजुअल हो ही रहा है आपको, तो यहाँ पे D है इसका राइट आंसर, L आएगा। अब L कैसा आया? देखिए पहले इसमें आप रिलेशन देख लीजिए कि इसमें रिलेशन क्या है। यहाँ पे मिट गया है तो इसलिए इसको इधर वाले को कंसिडर करेंगे हम। तो Z में -5 किया तो U आया, U में -4 किया तो Q आया, Q में -3 किया तो N आया और N में -2 किया तो L आया। तो L इसलिए राइट आंसर है। आपको मैंने शुरू में बताया कि A इक्वल टू A या A इक्वल टू A आपको याद रखना, 26 इक्वल टू Z, ये वाला आपको याद रखना है और इसका उल्टा भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार की सीरीजें चल रही होती हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं कि कहाँ पे आए, कहाँ पे कौन शब्द आता है, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो आप इसको भी नोट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आपको विजुअल हो रहा है, आप उसको भी देख लें। यहाँ पे पहले हम जरा रिलेशन देख लेते हैं कि 13 में क्या है, AIPVAE और यहाँ पे क्या आएगा। तो 13 का आपने राइट आंसर देख ही लिया कि यहाँ पे H आएगा। H इनके बीच में क्या संबंध है? तो A में +8 करेंगे तो I आया, I में +7 किया तो P आया, P में +6 किया तो V आया, V में +5 किया तो A आया, A में +4 किया तो E आया और E में +3 करेंगे तो H आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है आप ये देखिए, एक एक घट रहा है। 8 था, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 और लास्ट में 3, 8 7 6 5 4 और 3। अगर ये सीरीज और आगे बढ़ती तो +2 होता, +1 होता। ठीक है, और लास्ट में 0 हो जाता। ठीक है, हो सकता है उसके बाद माइनस में चलता। तो ये इसका राइट आंसर है। आप प्रश्न को नोट करेंगे
और उसके बाद सॉल्यूशन को नोट करेंगे। विकल्प को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेट में विकल्प करने चाहिए नोट, मैट में विकल्प करने की। सेट में भी वैसे अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे और उनका सीधा आंसर लिखेंगे सेट में तो वो वन लाइनर हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको वहाँ भी जो श्रेणी वाले हैं, मिलान वाले हैं, उनको ही आपको क्या करना चाहिए, दोनों जो विकल्प हैं उनको भी नोट करना चाहिए। उसमें इधर से एक स्तंभ दिया रहता है, इधर से एक स्तंभ दिया रहता है, तो आपको उनको मिलाना होता है कि कौन क्या है, तो इसलिए आपको दोनों नोट करने पड़ते हैं। अदरवाइज वहाँ भी क्वेश्चन नोट कीजिए और सीधा आंसर जो है उसको नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 है NSI ORG PQE QPC, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है बी। अब बी कैसे आया? यहाँ पे आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आंसर नोट कीजिए, सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है, कि कौन से कैसे आया। तो पहले हमारे पास सीरीज थी NSI। अब NSI का ORG से क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखिए आप कि N में +1 किया तो O आया, और S में -1 किया तो R आया, और I में -2 किया तो G आया। यानी जो पहले अक्षर हैं उनमें +1 +1 +1 +1 करेंगे, ठीक है। दूसरी वाली जो सीरीज है उसमें -1 -1 -1 और -1 करेंगे, और जो तीसरा अक्षर है उसमें -2 -2 -2 और -2 करेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार की इसकी सीरीज है, ठीक है, समझ गए। ये देख लीजिए आप कि पहले वाले में क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, पहले वाले में हम प्लस कर रहे हैं, और दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरे वाले में यानी I और G, इसमें क्या कर रहे हैं, हम -2 कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में कर रहे हैं हम +1, दूसरे वाले में कर रहे हैं हम -1, और तीसरे वाले में कर रहे हैं हम -2, ठीक है। तो ये इसमें 3 सीरीजें एक साथ चल रही हैं, तो आपको इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चूंकि स्कॉलरशिप बड़ी है तो प्रश्न भी थोड़े से कठिन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पहले ये ऐसा था, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। आप इसमें कोई भी एक चिन्ह पकड़ लीजिए, ये छोटा सा वृत्त वाला पकड़ लीजिए, फिर ये वृत्त यहाँ गया, फिर ये वृत्त यहाँ गया, तो अब निश्चित रूप से ये वृत्त यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये वृत्त जो यहाँ पे होगा तो ये वृत्त यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ए। इसमें क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। जो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज इधर हुआ, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए कि इसमें पहले 2 थे, फिर 3 थे, फिर 3 रहे, फिर 4 थे तो 4 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़े से इनके जो ये हैं इनमें चेंजमेंट दिख जा रहा है, तो 16 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 7 14 42 168, और यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है सी 840। अब 840 क्यों आएगा? तो यहाँ पे देखिए 7 का 14 से क्या रिलेशन है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा था, आप इसको जरा देख सकते हैं। अब आपको दोनों क्वेश्चन भी और आंसर भी अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। तो 14 कैसा है? तो 7 × 2 14, और 14 × 3 करेंगे तो 42, और 42 × 4 करेंगे तो 161, और अब क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। अगर सीरीज और बढ़ती तो 6 होता या 7 होता, ठीक है। तो आप इन दोनों को भी नोट कर लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन को भी अच्छे से नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 में जो हमारे पास सीरीज है 5 9 16 29 54, और उसके बाद क्या, यानी 5 9 16 29 54, और यहाँ पे क्या आएगा? तो 18 का जो राइट आंसर है वो है बी 103। अब 103 कैसे आया? तो ये देख लीजिए आप, पहले 5 और 9 में क्या संबंध है ये देख लीजिए आप। तो 5 × 2 - 1 = 9, 2 पंजे 10 या 5 दूना 10, 5 2 जा 10, और एक इसमें घटाएंगे तो 9 इसका आंसर आएगा। अब वैसे ही इसमें देख लीजिए 16 कैसे आया,
अब इसमें तो -1 करेंगे, लेकिन 9 का 16 से रिलेशन देखें तो ऐसा नहीं होता है। 9 में 9 दूना 18, 9 2 18 होता है, और -1 करेंगे तो 17 होना चाहिए था। तो इसमें कौन सा वाला लॉजिक लगेगा? तो इसमें लॉजिक लग रहा है 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू कितना हुआ? 18 माइनस 2 इक्वल टू 16। इसमें ये लॉजिक हो रहा है। ठीक है। तीसरे में अब इसमें क्या लॉजिक हो रहा है? इसमें हो रहा है 16 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 29। ठीक है। और वही लॉजिक इसमें -4 हो जाएगा। तो फिर राइट आंसर आया इसका बी वाला। ठीक, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको नोट करें। ठीक है, देख लिया आपने, पहले -1, -2, -3, -4, -5। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्यूशन को भी नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ये सीरीज है, और यहाँ पे क्या आएगा? तो 19 का जो राइट आंसर वो है डी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में देख लीजिए, कुछ खास नहीं है। ये क्या है? ए कैपिटल, बी स्मॉल और सी फिर कैपिटल। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। एम कैपिटल, एन स्मॉल और ओ फिर कैपिटल। ठीक है, बस यही है। तो जी कैपिटल, एच स्मॉल, तो आई क्या होगा? वो कैपिटल होगा। तो ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ये आसान प्रश्न था, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जो कि किसी और एक पदीयन में क्या है, यहाँ पे भिन्न है। ठीक है, आपको ऑड इन आउट वाले करने हैं। जो ऑड है उसको आपको हटाना है कि इसमें से कौन सा जो अन्य चीज़ है उसको आपको हटाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है जो ऑड है। ऑड क्या है इसमें? अस्थि, आँख, कान और नाक। तो ए इसका राइट आंसर है। बॉन्ड डिफरेंट है, ये क्या है? तीनों ज्ञानेंद्रिया हैं, और अस्थि दूसरी चीज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है मिट्टी का तेल, पानी, पेट्रोल और डीजल। तो इसमें डिफरेंट क्या है? क्लियर है, पानी इसमें डिफरेंट है। ठीक है, ये देखिए जो मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है? ईंधन है, और यह संसाधन है। लेकिन कैसे संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। एक पानी है जो नवीकरणीय संसाधन है। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारत, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। तो इसमें क्लियर है, भारत अलग है। तो भारत क्या है? बाकी ये क्या है? महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, और इंडिया क्या है? एक नेशन है। ठीक है, यह उपमहाद्वीप है। तो ए इसका राइट आंसर। आप नोट भी करते जाएंगे, जो प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछें। इसमें देखिए, इसमें ये जो मैथ्स की सीरीज दे रखी है 2, 5, 6, 3, 1, ये सारे दे रखे हैं। आपको यहाँ तक देखेंगे, और मैं इसको पहले आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि इसमें ये डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट क्यों है, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है। आप ही देखिए कि इन तीनों सीरीजों का आप देखिए, इन ए बी सी डी, बी इसका राइट आंसर है। तो बी को छोड़ के बाकी इन सबको जोड़िए आप, तो इनका जो आंसर आ रहा है 17 आ रहा है। मैंने यहाँ पे दे भी रखा है 2 + 5 + 6 + 3 + 1 = 17, फिर 17, फिर 17। सिर्फ एक ही है जिसका ऐड करके 16 आ रहा है। तो इसलिए बी वाला डिफरेंट है। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, आपको दिमाग में रखना है कि भाई इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास ABCD करके 4 सीरीज दे रखी है, और इसमें आपको ऑड वाला छानना है। तो ऑड वाला क्या है? इसमें ए इसका राइट आंसर है। अब ये क्यों है? आप ये देखिए, सिर्फ एक ही ये है जो कि क्रम से है, FGHI करके है, बाकी इनमें ये क्रम से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास ये सीरीज दे रखी है। अब इनमें डिफरेंट क्या है? इनमें जो ऑड है 26 का, पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसमें जो राइट आंसर वो है डी वाला। अब इसमें डी क्या है? इनमें आप 27 में 2 + 7 = 9, ये विषम है। 3 + 8
11, ये भी क्या है, विषम है। तो यानी इन सबको आप जोड़ेंगे, चाहे 4 + 1 5 + 2 जोड़ेंगे, सबको किसी को भी जोड़ेंगे तो आप ये सब विषम है। सिर्फ एक इसी में है जो सम दिखता है। 6 + 5 तो ठीक है विषम है, लेकिन 7 + 3 क्या है, ये सम संख्या है। ठीक है, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर है। मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। इसमें है 13, 17, 19 और 27, तो डी इसका राइट आंसर है। ये क्या है, बाकी सारी तीनों अभाज्य संख्या है, डी ये भाज्य संख्या है। 28 और 29 को हम देख लेते हैं। ये चित्र है, इसमें देखिए ये जो अंदर वाला है वो इस कोने पे है, इसमें इस कोने पे है, इसमें इस कोने पे है, एक इसी में है जो सेंटर में है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, कठोर का, कोमल, लंबा, ऊंचा, मीठा, कड़वा, नुकीला, कुंद। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, बाकी सब क्या है, विलोम शब्द है एक प्रकार से। कठोर का कोमल, मीठा का कड़वा, नुकीला का कुंद, एक ही क्या है, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर, इसका डी और इसका बी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास है डाकखाना, डाकिया, कॉलेज, प्रधानाचार्य, बैंक, प्रबंधक, नेवी, कमांडर। तो ए इसका राइट आंसर है। अब ए राइट आंसर क्यों है, कॉलेज का जो हेड होता है, प्रमुख होता है, वो प्रधानाचार्य, बैंक का जो हेड होता है प्रबंधक, नेवी का हेड कमांडर, डाकखाने का जो प्रमुख होता है वो पोस्ट मास्टर होता है, डाकिया वहाँ का कर्मचारी होता है। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद विषम संख्या है। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ये 5 हैं, आप इसको स्वयं करेंगे। मैं सिर्फ एक बता दे रहा हूँ कि 2 या 8। ठीक है, 2 है, 8 है, ये 2 हैं, ये मैंने आपको 2 बता दी हैं, आप बाकी आप स्वयं करेंगे। ठीक है, 8 और 2 मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 5, 4, 6, 3, 8 अंकों में प्रत्येक विषम संख्या से एक अंक घटाया जाता है और प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ा जाए, यानी विषम में से 5 में से एक घटाएंगे और 4 में एक जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो कह रहा है प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ देते हैं और विषम में एक घटा देते हैं। तो निम्नलिखित जो संख्या है, निम्नलिखित नई संख्याओं का जोड़ क्या होगा। फिर पहले आपको संख्या बनानी, पहले उसको घटाना, फिर जोड़ना है, तो उसको आपको बताने की नई संख्या क्या होगी। तो 32 का राइट आंसर है सी। अब सी कैसा है, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको देख लें। ठीक है, पहले इसमें से 5 विषम है तो उसमें से एक घटाया, 4 सम है तो एक जोड़ा, एक घटाया, एक जोड़ा, और फिर इनका योग किया तो राइट आंसर आया 27। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की एक श्रृंखला में बताएं कि कितनी बार 1, 3, 7 एक साथ आए हैं, जिनमें 7 मध्य में हो, 1 व 3 अंक 7 के पहले या बाद किसी और भी हो सकते हैं। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप 173, और जो 33 का राइट आंसर वो है ए। ठीक है, तो 3 बार ऐसे आ रखे, तो जरा देखिए आपके 3 बार ऐसे कब आ रखे कि 7 हो, इसमें आपको बता रखा ना कि 7 हो और 1 और 3 किसी भी साइड हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों किसी भी साइड हो सकते हैं। तो मैंने आपको राइट आंसर ए बता दिया कि जो राइट आंसर 3 है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 से लेकर 35 तक के लिए 34 से लेकर 38 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी, क्यू, आर, एक्स, वाई एवं जेड हैं। क्यू आर का पुत्र है किंतु आर क्यू की माता नहीं है। पी व आर विवाहित जोड़ा है, आर और वाई का भाई है। एक्स पी की पुत्री है, जेड पी का भाई है। पहले आपको इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनका एक डायग्राम बना देना है। तो मैंने डायग्राम बना रखा, फिर क्योंकि 5 क्वेश्चन है उस पर, ये देखिए पहले आपने इस प्रकार का एक डायग्राम बना देना है। समझ गए कि इसमें तब पता लगेगा कि आर और पी क्या है, ये विवाहित जोड़ा है। पी और जेड भाई हैं, पी की पुत्री एक्स है, आर का पुत्र क्यू है और आर का भाई वाई है। अब इस पे जो प्रश्न बनेंगे, ठीक है, आपको उनके अगर
आपने ये बना दिया सही सही, तो उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 से देख लेते हैं, क्यू के पिता कौन है। ठीक है, अगर आपने वो डायग्राम देख लिया, अपनी कॉपी में बना लिया, तो आप देख सकते हैं। तो क्यू के पिता कौन है, क्यू के पिता हैं आर, तो बी इसका राइट आंसर है। आर के कितने बच्चे हैं, 2 1 3 4। अगर आपने, मैं पहले भी कर चुका हूँ, अगर आपने वो ध्यान से देख लिया है तो इनके कितने बच्चे हैं, 2, बी इसका राइट आंसर। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि क्यू का एक्स से क्या संबंध है। ठीक है, तो एक बार फिर से उसको देख लीजिए। तो क्यू का एक्स से क्या संबंध है, बहन का संबंध है, वो उसकी सिस्टर है। निम्नलिखित में से भाइयों का युग्म कौन सा है, यानी इनमें से ABCD में से भाई कौन है। तो ये भाई कौन है, भाई ये 2 हैं। ठीक है, इस जो ये था इसका लास्ट है कि आर का साला कौन है। ठीक है, एक बार आप पुनः उसको देखो और फिर देखो कि आर का साला कौन है। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है जेड। ठीक है, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाएं और उसके बाद, क्योंकि उसमें 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, कई बार सीरीज वाले आते हैं, कई बार ये वाले आते हैं, तो इनमें 4 या 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर आपने सही से डायग्राम बन गया तो आपके 5 नंबर आ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 41 के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी 39 से 41 के लिए, यानी 3 प्रश्नों के लिए सूचना दी है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सूचना क्या है, यदि किसी काल्पनिक भाषा में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ABCDEFGHI और J से बदल दिया जाता है और 10 को BA लिखा जाता है, तब यानी 10 को तो अगर हम इस हिसाब से करेंगे, A = 1 करेंगे, तो इस हिसाब से तो क्या आना चाहिए था, A को 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे -1 किया जा रहा है, तो यानी A को लिख दे रहे हैं 0, तो B को लिखा जा रहा है 1, तो तभी तो 10 आया। ठीक है, 10 को लिख रहे हैं यानी 1 कम कर दिया इसमें, तो 10 को ऐसे लिख रहे हैं। तो ये आपने लॉजिक समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। CD + EF × BC बराबर व्हाट। तो मैं इसका राइट आंसर पहले आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है B। अब कैसे आया, CD को लिख रहे हैं C, अब 10 को लिखा BA, यानी BA को लिखा 10, तो उसी लॉजिक से CD को लिखेंगे बराबर 23। ठीक है, अब आप लॉजिक समझें, EF को लिख रहे हैं बराबर, एक कम कर रहे हैं ना, 45। ठीक है, और वैसे ही BC को लिखेंगे, BC बराबर लिख रहे हैं 12। ठीक है, अब ये हमको मान पता लग गया। अब इसको रखिए फॉर्मूले में। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे तो 23 + 45, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 12। तो अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राइट आंसर आया। मैंने वैसे सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बता रखा है, पहले ये मान है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसी लॉजिक से आप बाकी 2 प्रश्नों को स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है C। ठीक है, C इसका राइट आंसर है। और 41 का जो राइट आंसर है वो है D। आपको ये दोनों मैंने आपको 39 वाला समझा दिया अच्छे से, आपको वही मान इसमें रखना है। ठीक है, और वहाँ भी अगर जब आप स्कॉलरशिप की परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ भी अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो इसी प्रकार से आप मान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। इसमें बताया गया यदि M = 13 तो मैट = 34 और वैक्स = क्या होगा। तो 42 का जो राइट आंसर वो है C, 48 होगा। इसमें वही है A = 1 वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, A = 1, B = 2 और Z = 26 होगा। तो मैट कैसे हो रहा है, M कब आता है, 13 पे आता है, A = 1 और T बराबर 20, तो इसको जोड़ेंगे तो तब आया 24। तो वैसे वैक्स का करेंगे तो 48 आएगा। अब देखो, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में NAME को
MZLD लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में PEON को कैसे लिखा जाएगा। पहले ये देखिए, आप इसमें N में क्या कर रहे हैं, -1 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो A में भी -1 करेंगे तो Z आएगा, और M में -1 करेंगे तो L आएगा, और E में -1 करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो वैसे ही इनमें भी क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है A। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं कि N में हमने -1 किया तो M आया, तो वैसे ही P में -1 करेंगे तो O आएगा, A में -1 करेंगे तो Z आया, तो E में -1 करेंगे तो D आया, M में -1 करेंगे तो L, E में -1 करेंगे तो D। तो इसी प्रकार से, इसी लॉजिक से ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 है कॉन्वेंशनल, CON। आप 3 करके पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ CON VEN TIONAL। इस शब्द को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, तो वैसे ही इस शब्द को कैसे लिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है B। अब मैंने 3 करके पढ़ा, तो आप जरा ध्यान में रखें, CON। हम शुरू के 3 में इसको करेंगे, इसी को लॉजिक को सब में यूज़ करेंगे। और यहाँ क्या आया, इस प्रकार का, तो यहाँ है N O और C, यानी जो पहला वर्ड था वो तीसरे पे चले गया, और जो तीसरा था वो पहले पे आ गया, और बीच वाला सेम रहा। तो इस प्रकार से ये जो राइट आंसर होगा वो है B। ठीक है, आप वैसे ही 3 करके पढ़ेंगे इसको, तो फिर आपको ये लॉजिक इसमें समझ में आएगा। मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो B इस प्रकार से राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है O = 16। जनरली O, अगर आप A = 1 देखते हैं तो Z = 26, तो O कब आता है, O आता है 15 पे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 16 का रखा तो इसमें +1 का रखा है। ठीक है, तो 4 आएगा 42, और फ्रंट आएगा कितने पे, तो फ्रंट आएगा 78 पे। तो D इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये जो मिस्टेक होगी, यहाँ पे 16 की जगह 15 होगा। ठीक है, आप इसको ये करेंगे। जनरली O के कितने पे आता है, आप ABCD गिन लीजिए, O आता है 15 पे, लेकिन सब में +1 कर दिया। तो F आता 6 पे, तो हमने इसमें +1 कर दिया। R आता 18 पे, हमने इसमें +1 किया। O आता 15 पे, इसमें +1। N आता 14 पे, इस पर +1। T आता 20 पे, इस पर +1। तो ऐसे करके +1 करेंगे तो 78 इसका राइट आंसर आएगा। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है 78। आप सॉल्यूशन भी लिख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। यदि STRONG स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखा जाता है, ROTNSG के रूप में लिखा जाता, तो उसी कोड भाषा में नागपुर को कैसे लिखा जाएगा। तो 46 का राइट आंसर है A। अब कैसे हुआ, पहले आप इसको एक सीरीज दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 दे देंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, RO आ रहा है, यानी 3 4 वाला आ रहा है, तो ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ भी आएगा, तो इसलिए A इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है 1/12/1991, यानी 1/12/1991 को पहला रविवार है, तो उसी माह किस तिथि को चौथा मंगलवार होगा। ठीक है, तो 47 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, 20 का राइट आंसर है। इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का सॉल्यूशन इस प्रकार है। चूंकि बता रखा है कि 1/12/1991 को है पहला रविवार, तो पहला मंगलवार कब होगा, उस 3 तारीख होगा। अगर 1 तारीख को रविवार है तो 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार होगा। तो पहला मंगलवार होगा 3 तारीख को, दूसरा होगा 10 तारीख को, अब साथ साथ उसमें ऐड कर लेंगे, तीसरा होगा 17 को, 17 को, और चौथा होगा 24 तारीख को। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं। वह क्षेत्र पहचानिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर तो पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं। इसमें ये विद्यार्थी हैं जीव विज्ञान के, ये विद्यार्थी हैं गणित के, और ये विद्यार्थी हैं कंप्यूटर के। आपको बताना है कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर तो वो पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं। तो 48 का जो राइट आंसर है, मैं थोड़ा आंसर भी, हाँ अब ठीक आ रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है 48 का वो है C 7। ये वाले जो विद्यार्थी हैं वो क्या नहीं करते हैं, वो गणित नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो C इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि 18 फरवरी 2005 के दिन शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 49 का जो राइट आंसर है वो है ए, रविवार। यानी 18 फरवरी 2005 के दिन शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ए, रविवार होगा उस दिन। ठीक है, आप एक बार निकाल के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है यानी लीप ईयर है? अब आपको लीप ईयर तो पता है कि लीप ईयर में क्या होगा, कि लीप ईयर में 4 से भाग देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सारी सेंचुरियाँ हैं तो इसमें लॉजिक चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर किसी ईयर को, अगर इसमें सेंचुरियाँ ना हो तो किसी में भी आपको 4 को भाग दे दीजिए। अगर उसमें पूर्ण जा रहा है, यानी जैसे 2024 में पूर्ण बार भाग जा रहा है तो ये क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें निकालने के लिए क्या है, जब इस प्रकार का आए तो इसमें 400 में भाग देना है। ठीक है, तो जिसमें 400 का भाग जाए तो वो क्या होगा, अधिवर्ष होगा। समझ गए? तो 50 का जो राइट आंसर वो है डी, 400 का भाग सिर्फ इसमें जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, ऋतु को सही से याद है जब पिछली बार स्पोर्ट्स मीट हुई थी तो वह मार्च के बाद किंतु अगस्त से पहले हुई थी। नंदिता को ठीक से याद है कि स्पोर्ट्स मीट जून से पहले हुई। दीपक को सही से याद है कि जिस माह स्पोर्ट्स मीट हुई उसमें 30 दिन से अधिक थे। तो वर्ष में किस माह में स्पोर्ट्स मीट हुई? तो आप अगर इसको ध्यान से आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपने इसका बिल्कुल राइट आंसर देख लिया होगा कि ये मई है। जब जून से पहले हो रहे हैं उसमें 30 से अधिक दिन हो रहे हैं तो क्या होगा, ये सी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे आज के 51 क्वेश्चन। ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। आप दूसरे पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी देखें। टोटल 100 क्वेश्चनों का ये सीरीज़ है, आप दोनों पार्ट को देखें। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, यानी अगर अभी हम 51 के क्वेश्चन की बात करें, अगर इन 51 में से कोई आपको समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। आपने पूरे 51 समझ लिए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप अवश्य इस छात्रवृत्ति में निकलें। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।